के बाद जारी है एबीपी गंगा पर हमारा डीएम ई कॉन्क्लेव और अगले मेहमान जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो जौनपुर के डीएम हैं योगेश्वर राम मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एबीपी गंगा पर। माफ कीजिए मनीष कुमार वर्मा जी। सर स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। जी सर सबसे पहले तो हम जौनपुर का अपडेट आपसे चाहेंगे कि यहाँ पर फिलहाल संक्रमण की रफ्तार क्या है और किस तरह आप कंट्रोल कर रहे हैं और हाल ही में किस तरह के कदम उठाए गए हैं। देखिए, हमारे यहाँ पे अभी जो आज की डेट में एक्टिव केसेज हैं वो 2580 हो गए हैं। जब ये कोरोना अपने पीक पे चल रहा था उस समय हमारे जनपद में 5600 एक्टिव केसेस थे, तो ऑलमोस्ट आधे से भी कम हो गए हैं उस समय मामले। और संक्रमण की जो रफ्तार है वो बहुत ही धीमी हो गई है। बीच में जो हमारी पॉजिटिविटी 20% से ज़्यादा 30% 35% तक आ रही थी, आज घट के वो लेस देन 10% हो गई है। नंबर ऑफ टेस्ट हमने लगातार बढ़ाए हैं। आज की डेट में हम लोग अराउंड 10,000 के आसपास, कभी 9,000 कभी 9,500 इस तरह से टेस्ट भी कर रहे हैं और पॉजिटिविटी घटी है। तो ये जो ओवरऑल ट्रेंड है पूरे प्रदेश में ही वो जौनपुर में भी देखने को मिल रहा है और यहाँ पे पॉजिटिविटी काफ़ी कम हो गई है। जो नंबर ऑफ़ बेड्स हैं जिसकी अभी बात हो रही थी, हमारे यहाँ नंबर ऑफ़ बेड्स अभी 700 हमारे L2 लेवल के बेड्स तैयार हैं और L1 लेवल के भी 285 बेड हमारे हैं। तो इस तरह से 985 बेड हमारे तैयार हैं। और ये स्वास्थ्य विभाग ने एक ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम, ऑनलाइन पोर्टल जारी किया है, उस पर ये सारा अपडेट भी है। कोई भी जौनपुर जनपद का किसी भी हॉस्पिटल में कितनी वैकेंसी है इसको खोल के देख सकता है। और इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारी ICCC है जो कंट्रोल रूम है, उसको एक्टिवेट किया गया है। हमारी 38 लाइनें काम करती हैं और राउंड द क्लॉक हमारे 78 ऑफिसर्स हैं जो लगे हुए हैं, वो उस पर एक्टिव रहते हैं। किसी को कोई दिक्कत आती है तो उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। सर टेस्टिंग की फिलहाल रफ्तार कैसी है? बीते दिनों हमने देखा कि लोग शिकायत कर रहे थे कि प्राइवेट लैब में टेस्ट नहीं हो रहे, जिन्होंने टेस्ट कराया है उनकी रिपोर्ट नहीं आ रही है। तो ऐसे में टेस्टिंग की रफ्तार कैसी है? और बड़ी चुनौती ग्रामीण इलाकों से मिल रही है क्योंकि हाल ही में इन्फेक्शन वहां पर फैला है। तो क्या कोई कैंपेन मोड में आप कोई अभियान चला रहे हैं जिससे टेस्टिंग की जा सके? फिर जो 3T फॉर्मूला है, ट्रैकिंग और फिर ट्रीटमेंट। जी मैम, जो सबसे पहले अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो अभी मैंने बताया कि हमारे जनपद में 10,000 के आसपास हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें RT-PCR और एंटीजन टेस्ट शामिल हैं। टेस्टिंग की रफ्तार इधर विगत कुछ दिनों में, पिछले 10 दिनों में काफ़ी बढ़ी है। पहले हम लोग 4,000 से 5,000 तक टेस्ट कर पा रहे थे, आज के डेट में हम लोग 10,000 कर रहे हैं। हमारे जनपद में अब RT-PCR लैब एक नई स्टार्ट हो गई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 200 पर डे की कैपेसिटी है, उसको बढ़ा के हम लोग और 400 के ऊपर करने वाले हैं। हमारे अभी RT-PCR की जो टेस्टिंग होती है वो ITBHU में जाती है और वहाँ BHU में, और वहाँ से विद इन 24 आवर्स या कभी कभी 48 घंटे में रिपोर्ट्स आ जाती है। कोई ऐसी पेंडेंसी हमारे यहाँ नहीं रहती है। टेस्टिंग अपडेट है और लोगों को कंट्रोल रूम के माध्यम से भी जैसे ही पॉजिटिव रिपोर्ट आती है हम लोग सूचना देते हैं। हमारी RRT की टीम विजिट करती है, उनको मेडिसिन किट वगैरह उपलब्ध कराती है। तो निगेटिव है उनको भी मैसेज के माध्यम से हम लोग सूचना देते हैं। एक कैंपेन मोड की जो बात आपने करी, हमारे यहाँ पे जो टेस्टिंग और ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, इन तीनों प्रोटोकॉल पे बहुत अच्छा काम चल रहा है। लगभग 3,000 टीमें हम लोगों ने बनाई थी क्योंकि हमारा बड़ा एक रूरल डिस्ट्रिक्ट है। 3,000 टीमों ने डोर टू डोर 5 दिनों का इंटेंसिव कैंपेन चलाया था और प्रत्येक घर का डोर टू डोर सर्वे किया गया था। उनकी लाइन लिस्टिंग तैयार की गई थी, जो लोग भी लक्षण वाले लोग थे। और लाइन लिस्टिंग के बाद से 234 हमने RRT की टीम तैयार करी थी, जिसमें एक डॉक्टर होता था और एक लैब टेक्नीशियन होते थे। वो लोग हर गांव में जहां पे जितने लक्षण वाले लोग मिले हैं उनको गांव में जाके ही हम लोगों ने टेस्टिंग कराया है। एक दिन में 234 टीमें हमारी मूव कर रही हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा जिला काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से कवर किया और इसीलिए हमारी टेस्टिंग की क्षमता काफ़ी बढ़ी हुई है। तो लगातार जो हम लोगों को हर कॉर्नर से, हमारे जनपद में प्रत्येक ब्लॉक में टेस्टिंग चल रही है आज की डेट में, तो हर कॉर्नर से हमें फीडबैक मिलता है कि पॉजिटिविटी की क्या स्थिति है। तो ओवरऑल जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हर जगह पॉजिटिविटी की रफ्तार काफ़ी कम हुई है और बेड की उपलब्धता काफ़ी बढ़ी है। सर कोई अलग से पोर्टल इसके लिए काम कर रहा है जहां पर लोगों को ये पता चले, जहां लोगों को ये पता चले कि आज अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो वहां पर रियल टाइम डेटा मिलेगा कि इतने ऑक्सीजन बेड उस अस्पताल में है, इतने वेंटिलेटर बेड या इतने जनरल बेड उस अस्पताल में है? कोई ऐसा पोर्टल है जो आपको ऑपरेट कर रहा है या केवल कमांड कंट्रोल सेंटर से ही ये सारी जानकारी ली जा सकती है?
नहीं, ये एक पोर्टल स्टेट लेवल पे एक पोर्टल डेवलप किया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, और उसमें ये हर ज़िले की जानकारी, हमारे ज़िले की जानकारी हम लोग उस पर अपडेट करते रहते हैं, और मैं तो खुद भी चेक करता हूँ, और कंट्रोल रूम के माध्यम से भी उसको हम लोग अपडेट रखते हैं। और लोगों में भी हम लोग अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं कि सीधे वो अपने मोबाइल से भी उस पर जाके देख सकते हैं कि कितने बेड्स किस हॉस्पिटल में खाली है। अगर हम ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी और दवाओं की अवेलेबिलिटी की बात करें तो जैसा अभी पिछले दिनों में हमारे यहाँ पे कोई ऑक्सीजन प्लांट नहीं था, और हम लोग की जो रिफिलिंग होती थी वो चंदौली और मिर्ज़ापुर जनपद से होती थी। कोई भी समस्या पिछले दिनों में नहीं आई। हमारी जो रिक्वायरमेंट थी 300 से 400 जंबो सिलेंडर की, वो हमें लगातार मिलती रही, और इसमें हमारे मंडलायुक्त महोदय ने काफ़ी कोऑर्डिनेट करके हम लोग को हमेशा सहयोग किया, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। इसी बीच में अभी 7 दिन पहले हमारा पीएम केयर फंड से एक ऑक्सीजन प्लांट जो सैंक्शन हुआ था वो भी फंक्शनल हो गया, तो अब हम भी हमारे पास भी एक ऑक्सीजन प्लांट हो गया, और बाकी और जो हमारी CHC हैं उनमें भी अलग अलग, जैसे विधायक निधि से और सांसद निधि से भी हम लोगों ने प्रस्ताव लेके कार्य शुरू करा दिया है। तो अगले एक महीने में हमारी लगभग 12 CHC ऐसी हैं जहाँ पे मिनिमम 50 बेड का ऑक्सीजन प्लांट होगा, और वहाँ पे ऑक्सीजन बेड उपलब्ध होंगे। तो अगले फ्यूचर की भी, आने वाले समय की भी हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। एक जो बच्चों की बात चल रही थी पेडियाट्रिक वार्ड डेवलप करने की, तो इसके संबंध में भी हम लोगों ने अपनी तैयारियां कर ली हैं। जिला अस्पताल में 10 बेड का ICU हम लोगों ने तैयार कर लिया है, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनके साथ भी बैठक करके उनको भी सेंसिटाइज किया है कि वो लोग भी अपने यहाँ पे ऐसे वार्ड को तैयार रखें। तो हमारी तैयारियाँ पूरी हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है, और इस समय अभी स्थिति काफ़ी नियंत्रण में है। सर, एक हैशटैग हम लोग चला रहे हैं जहाँ 75 ज़िले और ऑन ABP गंगा DMs, मतलब आप जितने लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जुड़ रहे हैं, कोई अपने ज़िले से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछना चाहता है, तो ऐसे में एक दर्शक है, उन्होंने पूछा है कि 18+ का टीकाकरण कब से शुरू होगा यहाँ पर? हमारे यहाँ पे 18+ का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। शासन से जैसे ही निर्देश आएंगे हम लोग यहाँ पे टीकाकरण शुरू करा देंगे। अभी 45+ में हमारा टीकाकरण का अभियान बहुत तेज़ी से चल रहा है, और लगभग 2,92,000 डोजेज हम लोग लगा चुके हैं, जिसमें कि लगभग 2,32,000 फर्स्ट डोज है और 60-67,000 के आसपास हमारा सेकेंड डोज है। तो जैसे ही शासन से निर्देश मिलेंगे हम लोग तैयार हैं। हमारे सेंटर्स काफ़ी एक्टिव हैं, 100 से ज़्यादा हम लोगों ने ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर बना रखे हैं। तो जैसे ही निर्देश मिलेंगे हम शुरू कर देंगे। बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए ABP गंगा से। तो हमारे साथ इस वक्त जौनपुर के DM मनीष कुमार वर्मा जी जुड़े थे, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि ना तो ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की भी सप्लाई पूरी है। हमारे ई कॉन्क्लेव में जौनपुर के DM मनीष कुमार वर्मा ने बातें रखी हैं। इस वक्त 2533 एक्टिव कोरोना केस पूरे डिस्ट्रिक्ट में है। बेड्स की उपलब्धता पूरी है। 700 L2 और 285 L2 लेवल के बेड जौनपुर में मौजूद हैं इस वक्त। जौनपुर में रोजाना 10,000 तक की टेस्टिंग की है। रोजाना इतनी टेस्टिंग कैपेसिटी पूरे जिले की है। पॉजिटिव मिलने पर किट और इलाज भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये दावे किए हैं जौनपुर के DM मनीष कुमार वर्मा ने ABP गंगा से बातचीत में। और चलिए कॉन्क्लेव में आगे बढ़ते हैं, और हमारे अगले मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त आजमगढ़ के DM विजय विश्वास पंत जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर ABP गंगा पर आपका। मैं राजेश कुमार हूँ और DM आजमगढ़ बोल रहा हूँ। माफ कीजिएगा सर, नाम लेने में थोड़ी कंफ्यूजन हो गई यहाँ पर, क्योंकि एक एक करके सभी जिलों के DMs हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है राजेश जी आपका ABP गंगा पर। और सबसे पहले हम आजमगढ़ का हाल आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर फिलहाल संक्रमण की रफ्तार या पॉजिटिविटी रेट क्या बना हुआ है, और एक्टिव केसेस फिलहाल कितने हैं? देखिए, अगर अभी मैं बात करूँ, हमारे पूरे मई की बात अगर मैं करूँ, अराउंड 23-24% जी। और आज की तारीख में इट्स लेस देन 2%, 1.4% आज मेरा पॉजिटिविटी रेट है। पिछले 4 दिन से 5 दिन से हम लोग इसको काफी घट रहा है। कल मेरा 1.42 था, उससे पहले 1.55 था, 2.26 था, 2 था, और उससे पहले वाली जो 9 तारीख है उसमें मेरा 6% था। तो लगातार पॉजिटिविटी रेट हमारा कम हुआ है जनपद में, और हमारी स्थिति कंफर्टेबल थी जी। तो पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है बाकी दिनों की तुलना में, ये एक बेशक राहत भरी खबर है। और सर बेड की अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पर फिलहाल क्या स्थिति है? ऑक्सीजन सप्लाई, इसके अलावा ICU बेड, वेंटिलेटर, और कितने लोग इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनपद आजमगढ़ में एट प्रेजेंट हमने जब ये कठिन लहर कोरोना की आई थी
तो उस वक्त हमें सक्रिय रह के यहाँ पे ऑक्सीजन LMO बेस्ड रिफिलिंग प्लांट को परमिशन दिलवाई थी, जिसकी वजह से हमारे नए हम हॉस्पिटल बढ़ा भी पाए। इनिशियली हमारे पास केवल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था, उसके अलावा हमने करीब 8 हॉस्पिटल हमने अब कर लिए हैं और उस ऑक्सीजन प्लांट की मदद से हम सबको ऑक्सीजन की आपूर्ति कर पा रहे हैं। तो ये सारी सुविधाएं हम दे पा रहे हैं। 8 मेरे पास 8 हॉस्पिटल है जो कोविड के हैं, जिसमें 4 सरकारी हैं और 4 निजी मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जिनको हम जो एक्टिव हैं, और 750 बेड मेरे पास ऑक्सीजन बेड मेरे पास उपलब्ध हैं, जिसमें कि हम मरीजों को सहूलियत दे पा रहे हैं। और मैं एक और आंकड़ा आपको बताना चाहूँगा कि एट प्रेजेंट मेरे पास 30 से 40% के बीच में वैकेंसी है। तो जो भी पेशेंट हमारे पास सर्विलेंस या अन्य माध्यम से या कंट्रोल रूम से हमारे पास आता है, तो उसको हम बेड दे पा रहे हैं। तो बेड की हमारे जनपद में सब कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन की आपूर्ति की कोई कमी नहीं है। हमारे कोविड हॉस्पिटल के अलावा जो बाकी हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ पे इमरजेंसी या किसी भी तरह के पेशेंट देखे जाते हैं, उन सबको भी हम ऑक्सीजन सप्लाई दे पा रहे हैं। और साथ में होम आइसोलेशन में भी अगर कोई पेशेंट डिमांड करता है तो उनको भी हमने एक वेंडिंग जगह बनाई है बिल्कुल प्लांट के पास में। स्कूल को हमने होम आइसोलेशन के लिए डेडिकेट किया है। वहाँ पे जो भी अपना ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल कराना चाहता है वो वहाँ पे रिफिल कराता है। तो ऑक्सीजन की जनपद में कोई भी समस्या नहीं है। इसके साथ सर, क्या कोई ऑक्सीजन प्लांट भी इंस्टॉल कराने जा रहे हैं? जिस तरह आप हर डिस्ट्रिक्ट में लग रहा है, अलग अलग जगहों पर हमने बात की, कहीं लग चुका है तो कहीं लगने वाला है। हमारे यहाँ 7 ऑक्सीजन प्लांट हमारे पाइपलाइन में है। मेडिकल कॉलेज में 200 सिलेंडर के 2 प्लांट लगने हैं, जिसका काम शुरू हो गया है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 250 बेड के हिसाब से ऑक्सीजन प्लांट लगना है, जिसका फाउंडेशन का काम शुरू हो गया है। 100 बेडेड अत्रौलिया हमारे पास है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसका ऑलरेडी CSR के माध्यम से एक शुरू होने वाला है, वहाँ का ऑर्डर दिया जा चुका है। ऐसे ही 100 बेडेड लालगंज एक नया हॉस्पिटल हम शुरू करेंगे, जो इन हॉस्पिटलों की लिस्ट में नहीं है, उसके लिए तैयारी कर ली है, वो भी इसमें काम हो रहा है। एक 100 बेडेड सरवा और फूलपुर, 3 जगह भी हम करा रहे हैं। और एक ग्रामीण क्षेत्र हमारा बच रहा था, वहाँ पे हमने CSC है, उसको 50 बेड हम कन्वर्ट कर रहे हैं, उसमें भी प्लांट लगा रहे हैं। करीब हम 7 प्लांट ऑक्सीजन के लगा रहे हैं, जिससे कि इनके फ्यूचर में जरूरत पड़ती है तो वी विल बी बेटर प्रिपेयर्ड। और सर, टेस्टिंग की बात की जाए तो ऑन एन एवरेज दिन में कितनी टेस्टिंग का आपका लक्ष्य है और क्या उस टारगेट को आप लोग अचीव कर पा रहे हैं? कितना एंटीजन और कितना RT-PCR, अगर परसेंट के लिहाज से पूछूं? मैं अगर आपको बताया कि टोटल अप्रैल मई में, क्योंकि ये पूरा सेकेंड वेव के लिए अप्रैल मई माह हमारा बहुत क्रूशियल था, इसमें करीब हमने 1,22,000 से अधिक टेस्टिंग कराई है। करीब हमारा टेस्टिंग 8 से 9,000 डेली का आता है, जो हमारा आ रहा है। और उसमें हमने करीब 10,800 के आसपास पॉजिटिव आइडेंटिफाई किए। जो सबसे बड़ा पीक हमारा गया था, सबसे अधिक पेशेंट जो होम आइसोलेशन में एट ए टाइम थे, वो हमारा 5 मई को था, जो कि करीब 4,970 पेशेंट हमारे पॉजिटिव थे। आज की तारीख में वो घट के 2097 रह गए हैं, जो कि उसका 42%। तो टेस्टिंग हमारी पूरी कर रहे हैं। हमने एक चीज और करी थी, जिसकी वजह से हमारा पॉजिटिविटी रेट तेजी से गिरा है। जो जब लॉकडाउन पहला हुआ था काउंटिंग के आसपास 1, 2, 3 को, उस टाइम हमने एक बहुत प्लान किया था, व्रत प्लान किया था, और हमने हर एक गांव को सर्वेलेंस किया था। करीब हमने 4.90 लाख हाउसेज को हमने 4,90,000 घरों को हमने टच किया। उसमें से करीब हमने 33,188 लोगों को, जो कि संदिग्ध थे, जिनको कोई ना कोई लक्षण थे, उनको आइडेंटिफाई किया और उनको वहीं की वहीं दवाई दी। फिर ये अभियान हमने उसके आगे भी चलाया। तो करीब हमने 1 हफ्ते के अंदर जो हमारे होम आइसोलेशन थे, उनके अलावा 53,900 लोगों को लक्षण जिनको दिख रहे थे, उनको मेडिसिन दी। उसी का कारण है उनको होम आइसोलेट कर दिया। उसी का कारण है कि आज की तारीख में हमारी पॉजिटिविटी रेट जो 25% हमारी 5 तारीख को थी, और पिछले 7-8 दिनों में गिर के आज 1.44 रह गई है। सर, जो लोग होम आइसोलेशन में ट्रीटमेंट करा रहे हैं, जिनको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, और एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग जो हैं या उनकी संख्या ज्यादा है जो होम आइसोलेशन में है, तो उन तक आप कैसे दवाएं या जरूरी सामान, खासतौर पर ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित कर पा रहे हैं? हमारे यहाँ आज की तारीख में 2,097 लोग होम आइसोलेशन में है। हर 15 पेशेंट थे होम आइसोलेशन में, जो हमने एक RRT टीम बनाई और उसको उनका जिम्मा दिया है कि इनकी हर जो हेल्थ। जी बिल्कुल, तो हमारे साथ DM
आजमगढ़ जुड़े हुए थे राजेश कुमार जी, उन्होंने हमसे बातचीत की और बताया कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में ना तो ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयां, टेस्टिंग सब पर खास तौर पर अभियान चलाकर उनको पूरा किया जा रहा है। जिले का पॉजिटिविटी रेट लगातार कम हो रहा है। डीएम आजमगढ़ ने ये जानकारी दी है। एबीपी गंगा से बातचीत करते वक्त उन्होंने ये भी दावा किया कि हम सभी को ऑक्सीजन दे रहे हैं और पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए 7 ऑक्सीजन प्लांट जो हैं वो पाइपलाइन में है। बहुत जल्दी उन पर काम शुरू कर दिया जाएगा। जिले में 8 कोविड हॉस्पिटल संचालित हैं। और फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हमारे साथ जुड़ेंगे भानुचंद्र गोस्वामी जी, जो कि डीएम है प्रयागराज के, और उनसे बातचीत करेंगी मेरी सहयोगी प्राची पाराशर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीएम ई कॉन्क्लेव, जिसमें तमाम 75 जिलों के डीएम हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम उनसे कर रहे हैं बातचीत। और इसी कड़ी में हमारे अगले मेहमान हैं प्रयागराज डीएम भानुचंद्र गोस्वामी। बहुत बहुत स्वागत है भानुचंद्र गोस्वामी जी आपका एबीपी गंगा पर। प्रयागराज की मैं बात करूं तो यहाँ पर किस तरीके के हालात फिलहाल बने हुए हैं, क्योंकि सबसे संवेदनशील हालात यहाँ के थे। फिलहाल कितना कंट्रोल कोरोना हो पाया है, क्या कुछ तैयारी? धन्यवाद। मैं सिर्फ बताना चाहूँगा कि प्रयागराज में एक समय काफ़ी ज़्यादा प्रसार था कोरोना संक्रमण का, और प्रतिदिन लगभग 2000 के आसपास पॉजिटिव केसेस यहाँ पर निकल रहे थे। और अब इस समय पीक निकल चुका है इसका संक्रमण का। इस समय लगभग 200 के आसपास केसेस पर डे हम ट्रैक कर पा रहे हैं, और टेस्टिंग्स अभी भी बहुत ही एग्रेसिवली करवाई जा रही है। और पिछले 15 दिनों से इसमें लगातार गिरावट देखा जा रहा है, और इसमें पूरी टीम लगातार लगी है। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि संक्रमण पूरी तरह से इसको आगे चलकर शून्य तक लाया जाए, और नेक्स्ट वेव की जैसी की चर्चा है उसकी तैयारियों में भी पूरा जिला इस समय लगा हुआ है। भानुचंद्र जी, देखिए हमने देखा था प्रयागराज में कि 2500 केसेस यहाँ पर एक दिन में सामने आए थे, 25 मौत यहाँ पर एक दिन में हुई थी, यानी सबसे ज्यादा हालात प्रयागराज के खराब थे। तो किस तरीके की रणनीति अपनाई गई ताकि इन केसेस को रोका जाए? किस तरीके की रणनीति अपनाई गई ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि कोरोना से कैसे बचना है, कैसे इस संक्रमण को कम करना है? इस पर जो एक देश स्तरीय जो रणनीति है, जिसको ट्रिपल टी थ्योरी कहते हैं, उसके अनुरूप ही जिले में काम किया गया, और बहुत ही एग्रेसिव ढंग से टेस्टिंग घर घर जाकर की गई। एक भी पॉजिटिव केस जो निकलते थे, नेक्स्ट डे टीम उनके घर पहुंचती रही है। अभी इस समय भी इसी रणनीति को अपनाया गया है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पूरी 100% की गई, और जितने भी कॉन्टैक्ट्स खोज कर के निकाले गए उनमें से भी सभी की टेस्टिंग की रणनीति बनाई गई, उसको मूर्त रूप दिया गया जी। इसके साथ ही जितने भी हमारे पेशेंट निकले उनको हॉस्पिटल से भर्ती करवाना, होम आइसोलेशन उनका कंफर्म करना, साथ में जो रैपिड रिस्पांस टीम्स हैं पूरे ज़िले में आज की तारीख में भी लगभग 550 रैपिड रिस्पांस टीम जो है उनको क्रियाशील रखा गया है। और ये रिस्पांस टीम्स जो विदिन 24 आवर्स जो भी पॉजिटिव केस निकलते हैं उनके घर पर पहुँचते हैं, उनके स्वास्थ्य की स्थिति का आकलन करते हैं, वहाँ पर पहुँच करके लोगों को उनकी होम आइसोलेशन की अगर स्थिति है तो उसको कंफर्म करते हैं। दवाओं का हमने बहुत ही अच्छे ढंग से वितरण करवाया। लगभग 90% से ज़्यादा ऐसे केसेस जो हमारे ट्रेस हुए उनको हमने घर घर जाकर दवाओं का उन तक पहुँचाई। साथ में जो हमारा कंट्रोल रूम है उसके माध्यम से हर पेशेंट से दिन में 2 से 3 बार उनसे बातचीत करने की एक निरंतर एक प्रक्रिया अपनाई गई। इसके अलावा जो भी ऐसे लोग थे होम आइसोलेशन जिसकी स्थिति गंभीर पाई गई या जिनको पाया गया कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत है, ऐसे हर व्यक्ति को हॉस्पिटल तक लाने के प्रयास किए गए। इसमें कुछ ऐसे भी पेशेंट थे जिन्होंने हॉस्पिटल आने से मना किया, उन्हें उनके घर पे ही ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करवाई गई। इस बात के लिए लगातार कोशिश होती रही कि मौतों के आंकड़े को कम किया जा सके, और उसमें हम लोगों को सफलता भी मिली। इस दौरान पूरे प्रदेश भर में कई जगहों से ऑक्सीजन की बात आ रही थी, लेकिन प्रयागराज में इसकी कोई समस्या किसी भी समय नहीं हुई जी। इसको बहुत ही अच्छे से मैनेज हम लोगों ने किया, और एक पूरी डेडिकेटेड टीम लगाई गई जो ऑक्सीजन के जो टैंकर्स हमारे आने थे उनके लोकेशन, उनके मूवमेंट को लगातार ट्रैक करती रही। और जितने हॉस्पिटल्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर पोर्टल के माध्यम से उनके मध्य समन्वय बनाया गया ताकि किसी भी हॉस्पिटल में किसी प्रकार के ऑक्सीजन की क्राइसिस नहीं हो। बिल्कुल। इसी तरह जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमने यहाँ पर कोशिश की जिनको ऑथराइज किया था, हालात हैं वो सुधरे, और साथ ही साथ जो कोरोना के हालात प्रयागराज में बने हुए थे वो सुधरे। लेकिन एक और तस्वीर पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी भानुचंद्र गोस्वामी जी। एक तस्वीर एक ऐसी सामने आई, संवेदनहीन एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने बहुत सारे सवाल खड़े किए। वो थी गंगा नदी में तैरते हुए शव।
एक तस्वीर प्रयागराज से भी सामने आई। ये क्या पूरा मामला है और इससे कैसे निपटेगा प्रशासन? ये क्या हो रहा है, कौन है इसके पीछे? इसमें मैं ये जरूर बताना चाहूँगा प्राची जी कि जो भी तस्वीरों की बात हुई है, राष्ट्रीय स्तर पर भी यह मुद्दा उठाया गया, ठीक है। और प्रयागराज में हम लोगों ने इसकी लगातार मॉनिटरिंग की है। प्रयागराज से अभी तक ऐसी कोई केस सामने अभी तक नहीं आया है। हम लोगों ने जो भी तस्वीरें आई हैं, जहाँ से भी आई हैं, उसको एक एक केस को चेक किया है। अभी तक प्रयागराज में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन भविष्य में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं हो, उसको देखते हुए हम लोगों ने सिंचाई विभाग, NDRF की जो हमारी टीम है, SDRF की जो टीम है, उसको लगातार गतिशील किया है। एक एक गांव के किनारे, गांव जो गंगा जी के किनारे हैं या यमुना जी के किनारे हैं, उसकी मॉनिटरिंग बढ़ाई है। लोगों से अपील किया है, लोगों से संवाद कायम किया है कि यदि किसी की परंपरा में भी ऐसी चीज़ें हैं तो यह स्वीकार्य नहीं है, लोग इससे परहेज करें। और अभी तक ऐसी कोई भी बात प्रयागराज से नहीं आई है और हम इसके लिए भी लेकर लगातार प्रयत्नशील हैं कि आगे कोई ऐसी चीज़ आए भी नहीं। ठीक है, इन तमाम चीजों पर आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन एक और परेशानी है जो सामने आती है पीड़ित परिवार के। जब उनका कोई अपना चला जाता है इस दुनिया से, वो दाह संस्कार करने के लिए जाते हैं जब शमशान घाट, तो लकड़ियां तक नहीं मिलती हैं, उसकी कमी है। और वहां पर भी कुछ ऐसे मुनाफाखोर हैं जो ऐसे वक्त में मुनाफा कमाने के फिराक में नजर आते हैं। ऐसे लोगों को कैसे रोकेंगे और इस कमी को कैसे दूर किया जा रहा है? इस कोरोना महामारी के दौरान जिन किन्हीं लोगों की बड़े दुखद ढंग से मृत्यु हुई है, उनके साथ पूरी संवेदना जिला प्रशासन रखता है, हम लोग रखते हैं। और साथ में एक जो ससम्मान अंतिम संस्कार का राइट बनता है किसी का, उसका भी पूरा हम सम्मान करते हैं। और उसके साथ इस चीज़ को सुनिश्चित किया गया है ऐसे सभी घाटों पर, ऐसे कब्रिस्तानों पर भी कि किसी भी प्रकार की कोई मुनाफाखोरी नहीं हो। उसमें 24/7 मॉनिटरिंग की व्यवस्था वहाँ की गई है, टीम्स को वहाँ डिप्लॉय किया गया है, सभी चीज़ों के रेट्स तय किए गए हैं। इवन इफ एम्बुलेंस के क्या रेट्स होंगे वो हम लोगों ने वहाँ तय कर रखा है। लकड़ी की क्या उपलब्धता रहेगी, हमेशा लगातार उपलब्धता रहे, उसमें कोई कमी नहीं हो, यह वहाँ पर सुनिश्चित कर रखा गया है। और साथ में वहाँ भी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं कि किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति मुनाफाखोरी न करने पाए, किसी को वेट न करना पड़े, क्योंकि बड़े ही दुख की घड़ी होती है जब किसी परिवार के साथ ऐसी कोई चीज़ होती है। वहाँ किसी भी प्रकार की कोई अमानवीय स्थिति उत्पन्न न हो, और जब लोग इस दुख की घड़ी में वहाँ पर पहुँचते हैं तो बड़े सुगमता और सरलता से वहाँ उनके सारे संस्कार जो हैं वो पूर्ण हो सके, इसको लेकर समुचित व्यवस्था हर स्थल पर की गई है। कई सारे मामले ऐसे भी सामने आते हैं भानुचंद्र जी, जब मरीज तो अस्पताल में भर्ती है, लेकिन जो उसका तीमारदार है, उसका जो अटेंडेंट है, वो अस्पताल के बाहर है और उसे जानकारी नहीं मिल पा रही कि अस्पताल में उसके मरीज के साथ क्या हो रहा है, उसका स्वास्थ्य कैसा है। और कई मामले तो ऐसे हैं कि डेथ भी हो गई है 3-4 दिन पहले, उसके बावजूद जो परिवार वाले हैं उनको इन्फॉर्म तक नहीं किया जा रहा है, उल्टे उनसे फल, उनसे पैसे जो हैं वो लिए जा रहे हैं। ये स्थिति क्यों है, ये हालात कैसे सुधरेंगे? हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट में सेटअप है उसमें 3 मेजर हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें L3 लेवल का जो हमारा एक तो मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल है जो SRN हॉस्पिटल है जी, साथ में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जिसको TB सुप्रो हॉस्पिटल जिसे कहते हैं, और तीसरा जो रेलवे का हॉस्पिटल है। इन तीनों जगहों पर एक्सपर्ट टीम लगाई गई है और जो इसके लिए मैन पावर है उसको अलग से डिप्लॉय किया गया है ताकि तीमारदारों को 24 घंटे अपने पेशेंट की स्थिति की सूचना दी जा सके। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता को अस्वीकार किया गया है। साथ में तीमारदारों के लिए ठहरने के लिए रैन बसेरे का भी हम लोगों ने इंतजाम कर रखा है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनके पेशेंट्स की उनको सही समय पर जानकारी। इसके लिए रेलवे हॉस्पिटल में हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप का उसकी सहायता ली है, क्योंकि 100 बेड का हॉस्पिटल है, तो उसमें जितने भी तीमारदार हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उनको लगातार दिन भर अपने पेशेंट की स्थिति की जानकारी दी जाती है। दूसरा हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसमें 3 डॉक्टर्स की टीम है जो नियमित रूप से डॉक्टर्स की स्थिति क्या उसके साथ अभी वर्तमान स्थिति है, उसकी क्लिनिकल कंडीशंस क्या है, इसके बारे में लगातार जानकारी देते रहते हैं। बिल्कुल, देखिए जरूरी भी है भानुचंद्र जी कि कम से कम मरीजों की जो जानकारी है वो उनके परिवार को पहुंच जाए और जो अव्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त हो जाएं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और ये बताने के लिए कि प्रयागराज में जो हालात हैं वो कैसे कंट्रोल में किए जा रहे हैं। देखिए, प्रयागराज में सबसे ज्यादा हालात खराब थे, संवेदनशील हालात बने हुए थे, लेकिन अब ये डीएम कह रहे हैं कि काफी हद तक हमने काबू पा लिया है, दवाओं का वितरण अधिक से अधिक कराया जाए, ये कोशिश हमारी है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, आप देखते रहिए एबीपी गंगा।